और ब्रेक के बाद अब आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं किचन काउंटर में। आगा साहब, सबसे पहले तो मुझे आप भी ये बताना कि आपकी नज़र में कौन सी दाल ओवररेटेड है और कौन सी दाल अंडररेटेड है? अंडररेटेड माश की दाल। बिल्कुल, मेरा भी यही जवाब है। और जितना उसके फ़ायदे हैं उसको हम लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे जहन में एक शुबा है क्योंकि माश की दाल बहुत बादी होती है, नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम अगर पूरी अपनी बरसग़ीर का जायज़ा लें तो मुख्तलिफ़ लोग माश की दाल को मुख्तलिफ़ अंदाज में पकाते हैं। कुछ लोग, यानी अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के ज़्यादातर इलाक़ों में जो माश की दाल बनती है उसके साथ उसका एक इंग्रेडिएंट डाला जाता है जिससे माश की दाल बेहतर हो जाती है, और वो है हल्दी। आपको पूरे पंजाब में माश की दाल अगर मिलेगी तो पीली मिलेगी। माश की दाल तो सफ़ेद होती है, वो पीली इसलिए होती है कि उसमें हल्दी डाली जाती है। इसी तरह जो अपर पंजाब है या उस साइड का पंजाब है, ईस्टर्न पंजाब है, उसके अंदर जो माश की दाल बनती है वो लोग बहुत ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब मैं अदरक का नाम लेता हूँ, 5000 साल पुरानी तारीख़ की बात करता हूँ, हमारे अपने घरों की डिशों की बात करता हूँ, तो अदरक लहसुन के बगैर हमारे यहाँ 90% खाने नहीं बनते। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, लेकिन हम एक गलती करते हैं। बात यह है कि अदरक जो है ये जिंजर, जिंजरीन का एक छोटा सा इनका इंग्रेडिएंट है, वो है जिंजरीन। जिंजरीन बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, बेहतरीन हमारे जिस्म की बहुत सारे मसाइल का इलाज है। अब जिंजरीन हमारे पास घर में मौजूद है, हमने करना क्या है? हमने एलिसन लेना है, लहसुन। इसके अंदर एलिसन है। एलिसन की खूबी यह है कि वो कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, वो जिस्म से बलगम को भी निकालता है, हत्ता के पुराने नज़रे का इलाज है, हमारे हज़म के निज़ाम को एंटीसेप्टिक जो हवाले हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। इस एलिसन को हम इस जिंजरीन के साथ मिलाकर दोनों को न्यूट्रल कर देते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, अपनी आसानी के लिए फ्रीज़र में रख लेते हैं, जब ज़रूरत होती है तो खुरच के निकालते हैं। आप ये तय कर लीजिए कि आपने ज़िंदगी की बेहतरीन जो 2 दवाएं हैं उनको अपने हाथ से 1 मिनट की मेहनत के पीछे ज़ाय कर दिया। तो मेरा पहला पैगाम जो है आज ये है कि अदरक और लहसुन को प्लीज़ 1 मिनट दीजिए, लेकिन फ्रेश चॉप करके डालिए, अपने खानों की खूबी को बढ़ा लीजिए, आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी। बात करते हैं माश की दाल की, अंडररेटेड। माश की दाल में प्रोटीन है, सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर पेस्ट करने की सलाहियत है। अब जिन लोगों को पेट के अमराज हैं, तमाम लोग पहला मशवरा देंगे माश की दाल मत खाना। हालांकि माश की दाल ही को खाने से पेट के मसाइल कम हो सकते हैं। इसको हमने कैसे न्यूट्रल करना है ये एक अलग बात है। पहली बात जो डॉक्टर साहब ने फरमाई थी वो ये कि जितनी भी दालें हैं उन तमाम दालों को एक मरतबा कम से कम उसका पानी फेंक दीजिए, दूसरे पानी में पकाइए। मैं ये कहता हूँ कि तीसरे पानी में पकाइए, दूसरे 2 पानी में फेंक दीजिए। उससे क्या होगा? इसके ऊपर जो केमिकल लगा हुआ है वह केमिकल निकल जाएगा और तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर मैं इसको थोड़ी बात को आगे बढ़ाऊं तो एक बात और अर्ज़ करूँगा 3 पानियों से आप दाल धोएं, हाँ 3 पानियों से आप सब्जियां धोएं। पहले पानी में आप 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दें, दूसरे पानी में 1 चम्मच आप सिरका डाल दें, और तीसरा पानी साफ़ हो। 3 पानियों से धोने के बाद अगर आप सब्ज़ी भी पकाएंगे, दालें भी पकाएंगे तो उसका असर बेहतर हो जाएगा। इसलिए कि हमारे यहाँ ऊपर जो स्प्रे केमिकल करने वाली हमारी जो सनत है वो बड़ी तरक्की कर रही है। नो वंडर आगा साहब, ये जो कैंसर हमारे फैल रहा है क्योंकि कोई चीज़ खालिस ही नहीं है, हर चीज़ पे तो केमिकल मिला हुआ है। इन तमाम चीज़ों को अब तो ठीक करना है। हमारा काम यह है कि हम आपको बेहतर इल्म दे दें कि ये कर लीजिए, इससे बेहतर हो जाएगा। फिर जब माश की दाल पकाएं तो इसके अंदर अदरक डेफिनेटली ज़्यादा हो, लहसुन का बघार माश की दाल के साथ बेहतरीन लगता है। अगर आप इसको हज़म करने के लिए, उसका रंग पीला करने के लिए हल्दी डाल दें तो ये हल्दी इसके साथ डाली जा सकती है और माश की दाल बेहतरीन खूबियों के साथ आपके पास मौजूद होगी। बहुत सारे लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि 2 बीन्स को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। जी, मिक्स लोग दाल बनाते भी वैसे है। ठीक, तो माश की दाल अगर आप रोटी से खा रहे हैं तो आप मिक्स कर दें, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो माश की दाल खाते हैं और चमचे से खाते हैं। और वो लोग जो हैं वो शायद खालिस ग़िज़ा खा रहे होते हैं। अगर वो इन तमाम चीज़ों पर अमल कर लें तो फिर डेफिनेटली वो तमाम चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, और स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक हैं।
ओके। अगर डायबिटीज़ के लोग इस तरह माश की दाल का इस्तेमाल कर लें तो डेफिनेटली, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका बहुत कम है, शूट नहीं करती है ब्लड शुगर को, तो फिर ज़्यादा बेहतर बात यह है कि आप ये खाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, आपका ब्लड शुगर शूट नहीं करेगा। ओके। आगा साहब, कुछ लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाती है जैसे चने की दाल खाने से या माश की दाल खाने से, ये काफ़ी होता है और वाकई होता है उनको, तो उसकी कोई वो बताएं रेमेडी के? अक्सर मैंने ये अर्ज़ की थी कि माश की दाल पकानी हो तो अदरक की मिकदार बहुत ज़्यादा कर दीजिए। अदरक में ये खूबी है कि वो बेहतर कर देगी इसको, इसकी जो सलाहियत है गैसेस पैदा करने की, उसको कम करने के लिए जो हल्दी का इस्तेमाल है वो कंपैरेटिवली उसकी हज़म के निज़ाम को बेहतर कर और रात को ना खाई जाए। हाँ, रात को मतलब कि अगर आप सो रहे हैं, सोने से पहले खा के फिर थोड़ा सोने से पहले तो खैर कुछ भी ना खाएं, लेकिन हाँ 3-4 घंटे तो खा सकते वो हैं। बहुत सारे पुराने हकीम हैं वो ये कहते थे कि दोपहर में दही खाने वाले मरते क्यों हैं, रात को दही खाने वाले जिंदा कैसे रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। सही, ठीक है। दूसरी दाल चने की दाल है। चने की दाल के बारे में हम आज जिक्र करते रहे। प्रोटीन से भरपूर। अब हमने बात की अंडा, दही और बेसन। अगर आप मल्टीग्रेन आटा ले रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ों की दरख्वास्त मुझे करनी है। वो ये कि लोगों ने तय कर लिया, पता नहीं क्यों, कि जी गंदम फुल ऑफ शुगर। जब मैं जाकर तहकीक करता हूँ तो मुझे लगता है कि 100 ग्राम आटे में सिर्फ 2 ग्राम शुगर है। अच्छा। हाँ, उसके अंदर कार्ब्स बहुत हैं। 72 उसका कैलोरी लेवल है गंदम का। जो लोग खिलाते हैं मल्टीग्रेन के नाम पर, कितनी है कार्ब्स? 69। चने में कितनी कार्ब्स है? 64। यानी ये कार्ब्स का जो, अगर आप ये मल्टीग्रेन आटा ले रहे हैं और एक मरतबा उसके कार्ब्स को कैलकुलेट कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बहुत ज़्यादा हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल यही हाल शक्कर और गुड़ और चीनी का है। लोग कहते हैं चीनी बिल्कुल नहीं, गुड़ पे आ जाओ। भाई दोनों का ओरिजिन एक है, दोनों गन्ने से बनती हैं, दोनों के अंदर केमिकल है। प्रिजर्वेटिव के बगैर गुड़ भी नहीं बनता, प्रिजर्वेटिव के बगैर चीनी भी नहीं बनती। चीनी में केमिकल ज़्यादा है, गुड़ में केमिकल कम है। और अगर मैं कैलोरीज की बात करूं तो उतना ही है ना खुद जनाब, 300 बहुत, हाँ वो 385 और 372 में जितना फ़र्क है उतना ही गुड़ और चीनी में है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अच्छा, आपने बात की ना आगा साहब, मैंने पिछले दिनों मैंने 1 मील डाइट पी और उसमें मैंने ना शुगर छोड़ दी। जब मैंने बिल्कुल हर लिहाज से शुगर छोड़ दी तो लोग मुझे कहते थे, क्योंकि मैं रात में जब खाना खाती थी तो मुझे रोटी भी चाहिए थी, मुझे चावल भी चाहिए, मतलब जो घर में बना होता था। तो लोग मुझे कहते थे लो अब तुम रोटी खा रही हो तो रोटी में भी तो शुगर है। लेकिन जब आपने बात की तो उसमें तो वो उतना नहीं है, मतलब वो क्या ना आटे में नमक के बराबर वाली बात होगी। हाँ, तो मतलब उसको पढ़ लीजिए एक मतलब, हाँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली सब इशू जो आता है ना, वो जो रिफाइन आटा खा रहे हैं ना लोग, मेजॉरिटी जो है वो रिफाइन आटा खाते हैं, वो मसला है। गंदम मसला नहीं है, गंदम अगर होल ग्रेन है। डॉक्टर साहब असल में ना गंदम हमारा जो है ना वो टेडलेटली वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता। हमारे अपनी ज़मीनों के जब कभी गंदम आती थी, हम जब खाते थे बहन भाई हमारी तबीयत ऑफ हो जाती थी, मेडिकल में मैदा हमारा ख़राब हो जाता था, क्योंकि हमें इतनी आदत होगी मिलावट वाले की, हमें मैदे वाले आटे की आदत हो गई। खमीरी रोटी सबसे अच्छी होती है, जो खमीर से बनती है ना, फॉर्मेटेड रोटी। फर्मेंटेशन से उसमें जो B12 जो है ना वो और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एनहांस हो जाते हैं। बेसिकली रिफाइन आटा मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि उसकी आप उसको लिंक कर दें ओबेसिटी से, डायबिटीज से, फैटी लिवर से, पेट की बीमारियों से, कैंसर से। मतलब लोगों को अंदाजा नहीं है। लेकिन मुझे ना मल्टीग्रेन आटा मैं कहती हूँ ना खाएं, एक आटा आप लेके खाएं। ये जो मल्टीग्रेन करते हैं उससे भी गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग गंदम को बहुत बुरा बोल रहे होते हैं उनको ये करना चाहिए कि जी आप रिफाइंड आटा ना लें, मोटा आटा खा लें, ये कह देना। चक्की वाला जिसको कहते हैं। हाँ। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ने एक सवाल किया था कि इसकी गैसेस को कैसे कम करें माश की दाल को। जी। तो मैंने एहतियातन हींग मंगवा ली थी। असॉफेटिडा हींग कमाल दवा है। इसको फारसी दवा में हेल्टीत कहते हैं, इंग्लिश में असॉफेटिडा, और हमारे यहाँ आमतौर पर हींग। इसको बंद करके जानबूझ के रखा है इसलिए कि अगर इसको खोल के रखा जाए तो पूरे सेट में इसकी स्मेल फैल जाएगी। मैंने ना सुना है आगा साहब कि जैसे अगर बच्चे को नज़ला जुकाम खांसी भी हो जाए बच्चे को, तो कहते हैं जी हींग किसी कपड़े में लपेट के उसको गले में पहना दो, उसको पाँव में पहना दो, तो कि ये किसी भी वबा में आजकल सिल्वर जर्मन खसरा बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है।
अगर ये जिस तरह आप फरमा रही हैं तावीज़ बना करके गले जी, में जी, डाल जी। दें तो इसकी स्मेल से डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपने बात छेड़ दी, एक बात और अर्ज़ कर दूं कि वो लोग जिन बच्चे जिनको खसरा निकल रही है, अगर आप कोई दवा देकर एंटीबायोटिक देकर उसको दबा रहे हैं तो आप बुरा कर रहे हैं। आप शिंगल की बुनियाद बच्चे को दे रहे हैं, ज़िंदगी में शिंगल ज़रूर होगा। और शिंगल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिंगल की बेसिक कॉज यही है कि जब उसको खसरा निकल रही थी हमने निकलने नहीं दी थी। तो मेरी दरख्वास्त है कि बच्चों के इलाज को शुरू करने के लिए कम से कम 3 दिन इंतज़ार कीजिए। 3 दिन ऐसी दवा पे रखिए कि उनका बुखार शूट ना करे, उन्हें सुकून के साथ रखिए। 3 दिन बाद जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन है वो नज़र आ जाएगी और डॉक्टर को आसानी होगी कि उसका इलाज सही तौर पर कर सके। अगर मलमल के लाल कपड़े पहना देना तो जल्दी निकल आते हैं कि उसकी वजह से कहते हैं कि जैसे हो जाए ना तो मलमल के लाल कपड़े, और सूर्य रहमान का कहते हैं कि नीला धागा गले में पहना दे। मैंने भी अपने बच्चों के साथ किया था, सब करें। हाँ, लाल रंग की बड़ी खूबियाँ भी अभी डॉक्टर साहब ने भी बताई थी लाइकोपेन के हवाले से कि लाल रंग बहुत अच्छा होता है। बस मुझे एक और दरख्वास्त करनी है, वो ये कि ज़रा इंतज़ार करें आजकल तरबूज खाने में, इसी के तरबूज में वो रंग के और जो टीके लग रहे हैं, इंजेक्शन बहुत लग रहे हैं, तो वो बेचारे इंजेक्शन ज़्यादा हैं, उसका ज़रा ख्याल कर लें। डॉक्टर साहब ने बात तो बिल्कुल लाल रंग वाली बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन उसकी एहतियात भी कर लीजिए। बिल्कुल भाई। खैर, तो ये हींग की बात हो गई। तो कड़ी पकौड़ा खाने को दिल कर, आज की शो के डिस्कशन के बाद दाल चावल भी खाने को दिल कर, और अब तरबूज की आज बात करती तो शायद भूख लगी, सब तरबूज खाने को भी दिल कर रहा है। तरबूज नहीं खाने, नहीं खाने, नहीं खाने। 15 दिन तक नहीं खाने। 15 दिन के बाद जब नेचुरल आ जाएं और जहाँ वो जो गोल वाले होते हैं जो पंजाब से आते हैं, वो कहते हैं जो गोल वाले, ज़्यादा बेहतर है गोल वाले वो तरबूज वाले सही है। हाँ। अच्छा, अब हम बात आपने देखा करते आगा साहब, मैं समझदार होती जा रही हूँ, मुझे भी चीज़ें पता चल गई हैं आप लोगों से रह रहे के। थैंक यू वेरी मच। ये डॉक्टर साहब ने बात की थी कुल्थी की दाल की। ये मैं कुल्थी की दाल चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी सी बात और कर ली जाए। कुल्थी की दाल बेहतरीन डायरेटिक है। डायरेटिक का मतलब ये है कि ये आपके गुर्दे से पथरी को निकाल सकती है। इसको एनहांस करने के लिए 2 चीज़ों का इस्तेमाल इसके अंदर ऐड कर लीजिए, भुट्टे के बाल और खरबूजे के बीज। इन दोनों को अगर इसके साथ उबाल कर पानी बनाकर अगर पिएं तो डेफिनेटली उनके गुर्दे में मसाइल कम होंगे। जिन लोगों को छोटी मोटी पथरियाँ बनती हैं उन लोगों को डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो लोग जिन्हें बार बार पथरियाँ बनती हैं और निकलती हैं, दोबारा बन जाती हैं, लगता है फैक्ट्री बनी हुई है, उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अपने इलाज से पहले एक टेस्ट ज़रूर करवाएं। दैट इज़ PTH, पैराथायराइड हार्मोन। अगर आपने पैराथायराइड हार्मोन करवा लिया और ये ज़्यादा है तो फिर आपका लाइन ऑफ एक्शन ट्रीटमेंट का बेहतर हो जाएगा। ये टेस्ट इंतहाई ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। और इसी नोट के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।